वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम फार्मास्यूटिक्स डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और कॉल्स आए थे। मैंने आपसे एक नोटिफिकेशन शेयर किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है। अरे मैं जिसमें मैंने आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में बताया था। तो एग्जिट एग्जाम इंफॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन था उसको देख के बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किए, कॉल आया था कि उसकी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जाम कब होगा। वैसे तो नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, यदि आप उसको पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो अभी सीनियर्स है ना, उनका होगा 5 अक्टूबर को। ठीक है। 5 अक्टूबर को उसकी डेट है, 5 और 6 को होगा। ठीक है, 3.5 घंटे का होगा ये, है ना। और इसमें आपके कितने सब्जेक्ट्स आएंगे? आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स है? 5। और सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट है? 6। है ना। तो इसका टोटल कितना हो गया? 11। इसमें से ओनली 8 सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। जैसे आपके अभी फर्स्ट ईयर से आएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी और सोशल फार्मेसी। तो फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। एचएपी जो सब्जेक्ट है, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इससे आप एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको मैं इस लेक्चर में आज दूंगा जो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, मैंने आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, डोजेस फॉर्म पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सबलिंगुअल रूट और बकल रूट। इसमें काफी स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। सबलिंगुअल रूट में ड्रग आपका टंग के नीचे रखा जाता है। ठीक है। और बकल रूट में ड्रग आपके बीट और आपका जो जॉ होता है उसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। अपर जॉ होता है, लोअर जॉ होता है। तो अपर जॉ के ऊपर भी रख सकते हो आप, है ना। लोअर जॉ में नीचे कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है। आपके जबड़े और दांत के बीच में कहीं भी फंसा लोगे। तो इस रूट को हम क्या बोलते हैं? इस रूट को हम बकल रूट बोलते हैं। ठीक है। और ऐसी टैबलेट को हम क्या बोलते हैं? बकल टैबलेट। ठीक है। तो ये है आपका बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ड्रग का फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रेड रेड सी जो कैपिलरीज होती हैं, वेजल्स होती हैं, यहाँ पर हाईली वस्कुलर रीजन होता है जहां से ड्रग एब्जॉर्ब होके सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ ड्रग हम प्लेस करेंगे, यहाँ पर हम दवाई रखेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और कम से कम 6 घंटे तक उसका एक्शन बना रहेगा। ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगी और अपना एक्शन देगी। तो इसी को हम बकल टैबलेट कहते हैं। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ टैबलेट पढ़ाया था, तब मैंने उसमें आपको कोटेड टैबलेट, है ना, फिल्म कोटेड टैबलेट, इंट्रिक कोटेड टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट बताए थे। तो उसी में से एक आपका बकल टैबलेट भी होता है। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। बकल टैबलेट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ टैबलेट, इफेक्ट ऑफ टैबलेट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें कौन से यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने कैमरे को म्यूट, अपने वीडियो कैम को और ऑडियो को म्यूट कर लीजिए आप लोग, ताकि क्लास में किसी को डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं सबलिंगुअल रूट। यदि हम माउथ को ओपन करें और टंग को अपलिफ्ट करें, तो उसके बीच में जो यहाँ जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्पेस है, यहीं पर सबलिंगुअल टैबलेट को प्लेस किया जाता है, यहाँ इसको रखा जाता है और ये यहीं से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। और इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ओरल कैविटी में ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका टैबलेट कैप्सूल्स भी आते हैं, लेकिन वो इससे कैसे डिफरेंट है? टैबलेट कैप्सूल को हम सॉलो कर लेते हैं, गिन लेते हैं उसको, और स्टमक में
जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं या तो इंटेस्टाइन में। लेकिन ये दोनों जो टाइप के टैबलेट्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ टैबलेट्स हैं, ये केवल ओरल कैविटी में यूज किए जाते हैं, ये जीआई ट्रैक में अंदर नहीं जाते। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ टैबलेट है, तो आपको ये याद रखना है। आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, फिगर्स याद रखने हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और क्लास अटेंड की, कोई मूवी और पिक्चर थोड़ी ना है। आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और आप नोट डाउन क्या करो अपनी डायरी में, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपकी कॉपी में, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, करते हो आप लोग ऐसा? ये बहुत जरूरी है। यहाँ आप ऊपर डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन टाइम देख सकते हो। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम टैबलेट को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारी बॉडी में टैबलेट जाता है स्टमक में, तो वहां पर उसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होता है और फिर डिसोसिएशन होता है, और वहां से वो एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो यहाँ पर टैबलेट के टाइप्स दिए हुए हैं और उस तरफ आपका टाइम दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम, कि किस टैबलेट को घुलने में कितना टाइम लगता है, उसको टूटने में कितना टाइम लगता है जब वो वाटर के या एसिड के कांटेक्ट में आएगा। स्टमक में तो हमारा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो हम इसको टैबलेट को जब प्रिपेयर करते हैं तब उसका इवैल्यूएशन टेस्ट में हम उसका डिसोल्यूशन टेस्ट को चेक कर लेते हैं। इसके लिए फाइजर टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज होता है, आपका मॉन्सेंटो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉम्ब है। तो ये इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट होते हैं। तो इसमें आपका शुगर कोटेड टैबलेट, मैंने आपको बताया था कोटिंग क्या होती है। टैबलेट की हम फिल्म कोटिंग कर सकते हैं, है ना, हम उसमें शुगर की कोटिंग कर सकते हैं। यदि हमारा मेडिकामेंट बिटर इन टेस्ट है, तो हम उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, क्योंकि हमारे टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स हमें स्वाद का एहसास कराते हैं। और ये जो स्वाद है, यदि ये बिटर होगा, ये नॉक्शियस होगा, ये यदि अनप्लीजेंट होगा, तो हमें वोमिटिंग हो सकती है। तो वोमिटिंग होगी तो ड्रग ड्रग का जो पोर्शन है, ड्रग का जो एपीआई है, मेडिकामेंट है, वो हमारे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो हमें एक्शन ही नहीं मिलेगा ड्रग का। ठीक है, तो इसीलिए ओरल रूट से जो ड्रग यूज की जाती है उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, स्पेशली च्यूएबल टैबलेट में। च्यूएबल टैबलेट आपको बताया था, च्युइंगम से आया है च्यूएबल वर्ड, मतलब चाप के उसको हम खाते हैं, उसको हम क्रश करते हैं टीथ की हेल्प से। तो क्रश जब हम उसको करते हैं तो उसका टेस्ट तो हमें ऑब्वियसली आएगा, तो इसलिए हम उसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। तो शुगर कोटेड टैबलेट आपका 30 मिनट, और कंप्रेस्ड टैबलेट होता है अनकोटेड टैबलेट, जो कि 15 मिनट में ही डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसका डिसोल्यूशन टाइम कम क्यों है? क्योंकि इस पे कोटिंग नहीं है ना। हम यदि टैबलेट पे कोटिंग करेंगे, जैसे हमने यदि उसमें फिल्म कोटिंग कर दी, एंटेरिक कोटिंग कर दी, पॉलीमर की कोटिंग कर दी, तो उसका डिसोल्यूशन टाइम और एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहला जो हमारा टैबलेट है अनकोटेड टैबलेट, ये 15 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि टैबलेट का एक्शन आने में, यदि कोई टैबलेट हमारे स्टमक में जा रहा है तो उसका एक्शन आने में कम से कम 15 मिनट का समय लगेगा। यदि इमरजेंसी केस है तो हम पैरेंटल यूज करते हैं। यदि किसी को इंटेंस पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो हम उसको पैरेंटल रूट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें एक्शन काफी फास्ट आता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आईवी रूट्स में एक्शन सबसे ज्यादा फास्ट, और बायो अवेलेबिलिटी भी 100% होती है। तो कम से कम किसी भी टैबलेट को हम खाएं तो 15 मिनट का टाइम लगेगा उसका एक्शन बॉडी में क्लियर होने के लिए। तो जो पहला है आपका कंप्रेस्ड टैबलेट, जिसको हम अनकोटेड टैबलेट भी कहते हैं, इस पे किसी प्रकार की कोई कोटिंग नहीं होती है। जो पाउडर से हम ग्रेन्युलेशन के थ्रू ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और उन ग्रेन्यूल को हम डाई और पंचेस के थ्रू कंप्रेस करके टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये टैबलेट मैंने आपको पढ़ाया था जब यूनिट ऑपरेशंस बताए थे, ड्राइंग यूज होता है, ग्रेन्युलेशन यूज होता है, कंप्रेशन यूज होता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। फिर इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं कुछ टैबलेट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशन
और रूल्स एंड रेगुलेशन भी यही कहते हैं कि हमें हर फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म का क्वालिटी कंट्रोल और उसका इवैल्यूएशन करना है, फिजिकल और केमिकल, उसकी एनालिसिस हमें करनी है और उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। तो पहली जो हमारी टैबलेट है, स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट, जिसको हम अनकोटेड टैबलेट भी कहते हैं, और इसका डिसोल्यूशन टाइम होता है 15 मिनट। नेक्स्ट आता है आपका शुगर कोटेड टैबलेट, जो 30 मिनट में डिसॉल्व होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट, जो 30 मिनट में डिसॉल्व होता है। और इंटरिक कोटेड टैबलेट को 1 से 2 घंटा लगता है। कुछ बुक में 1 घंटा 20 मिनट से 2 ढाई घंटे तक भी दिया होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है? ये हमारे इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि कुछ ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट जिनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एसिडिक इन्वायरमेंट में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो। और एक कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, जिससे एकदम से ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन एकदम से बढ़े नहीं, क्योंकि बढ़ने की वजह से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमें एक्सटेंडेड रिलीज, स्लो रिलीज, ये सब टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, जो नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आती है। मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक्सटेंडेड रिलीज और आपका डिलेड रिलीज, सस्पेंडेड रिलीज, तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ड्रग को डेवलप किया जाता है। सबसे कम टाइम होता है इफरवेशेंट इफरवेशेंट टैबलेट का। ठीक है। इफरवेशन टैबलेट का सबसे कम टाइम होता है, ये केवल 3 मिनट में ही डिसॉल्व होके एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्रिन। आपने ऐड में देखा होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास में जैसे ही डिस्प्रिन डालते हैं तो तुरंत वो बबल्स रिलीज करके घुलना शुरू कर देती है ना। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये इफरवेसेंट टैबलेट कहलाते हैं, इफरवेसेंस ग्रेन्यूल, है ना। जैसे इनो भी आपको मैंने बताया था, लेकिन इनो पाउडर डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है। सिकेट आता है ना, तो इनो इफरवेसेंट ग्रैन्यूल है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इफरवेसेंट टैबलेट की। इफरवेसेंट टैबलेट का डिसोल्यूशन टाइम सबसे कम होता है, कितना होता है? ओनली 3 मिनट्स। तो इसका एक्शन काफी फास्ट आता है। ठीक है। और ऊपर की जो टैबलेट्स हैं उसमें आपका एक अनकोटेड है जो 15 मिनट में एक्शन देता है। तो आपको ये पूरा चार्ट देख के समझ में आ गया होगा कि कम से कम 2 से 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटा लगेगा टैबलेट का एक्शन आने में। ठीक है। तो जिन टैबलेट का एक्शन 1 घंटे बाद आएगा उनका एक्शन भी फिर लंबे समय तक मेंटेन रहता है। ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग सभी याद कर लेंगे, है ना। इसमें आपका अनकोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, इंटरिक कोटेड टैबलेट और इफरवेसेंट टैबलेट, इनके हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करते हैं। इसमें आपका आता है वेट वेरिएशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। और फिजिकल एग्जामिन करेंगे तो उसमें जनरल अपीयरेंस कैसा है, शेप एंड साइज कैसा है, थिकनेस कैसी है, हार्डनेस कैसी है, फ्राइबिलिटी कैसी है। तो ये सारे हम इसके इवोल्यूशन करते हैं, जिससे हमें टैबलेट की क्वालिटी का पता चल जाता है। अब वेट वेरिएशन में ऐसा है कि मेडिकामेंट हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो या तो ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, कम भी नहीं जाना चाहिए। ज्यादा यदि यदि जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो टैबलेट का जो वेट वेरिएशन है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10% प्लस माइनस तक कंसीडर किया जाता है, या 7.5% तक इसको कंसीडर किया जाता है, प्लस माइनस। जैसे हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं, यदि कोई 20 से 21 भी हो गई तो चल जाएगा, एक 20 से 19 भी हो गई तो चल जाएगा, लेकिन उसका एक लिमिट हमने सेट किया है। ऐसा नहीं हो कि हमें 20 तौलना है और वो 25 हो गई तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रिजोल्यूशन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हमने जो डिसइंटीग्रेंट यूज किए हैं टैबलेट में वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, उससे हमारा टैबलेट रिजॉल्व हो रहा है या नहीं। नहीं तो क्या होगा, टैबलेट यदि कोई एडमिनिस्टर करेगा तो वो बॉडी से एज इट इज भी बाहर आ सकता है, यदि वो डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व नहीं होगा तो इसीलिए हम उसका डिसोल्यूशन टाइम चेक कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के दौरान।
आपका जो ये 2024 में जो एग्जिट एग्जाम होगा, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगी। ये आपकी गवर्निंग बॉडी है फार्मेसी की। और इसने अभी 2020 में ऑल ओवर द इंडिया फार्मेसी में डिप्लोमा, डिग्री और पीजी का सिलेबस सेम कर दिया है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। पहले ये स्टेट वाइज चेंज होता था, लेकिन अब सेम हो गया है। और ये जो एग्जिट एग्जाम होगा, ये हर स्टेट में सभी कॉलेजेस का होगा। ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई कॉलेज कनेक्टेड है, लेकिन उसको ये एग्जाम डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट को देना पड़ेगा, तभी उसको ड्रग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये साल में 2 बार होगा। और इससे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन में इनरोल होने के लिए। ठीक है। और जितने भी डी फार्मेसी होल्डर है, सबको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये बैचलर्स और मास्टर के लिए एग्जाम नहीं है। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन लेगा, उसी को ये एग्जाम देना है। और इसका जो सिलेबस है और इसका जो पैटर्न है, तो पैटर्न में इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो वही है जो आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है। जैसे आपके फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। फार्माकोग्नोसी का जो टॉप टू बॉटम सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका कोई ऐसा इंडिविजुअली सिलेबस नहीं है। जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का सिलेबस है, वही सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। बस इतना है कि उसमें 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी आपका 2020 में सेकेंड ईयर में एक न्यू सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है, फार्माकोथेरापेटिक्स। तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो ये आपके एग्जिट एग्जाम की बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो आपका 2025 में होगा। ठीक है। लेकिन आपको अभी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो, यही आपको एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो पर डे आप कम से कम 100 MCQs सॉल्व किया करो। ठीक है। 100 MCQ सॉल्व किया करो जब भी आपको यूनिट कंप्लीट करते हो। जैसे आपने टैबलेट पढ़ा, कैप्सूल पढ़ा, पैरेंट्रल पढ़ा, है ना, पाउडर डोजेस फॉर्म पढ़ा, तो इन यूनिट से आप देखा करो कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उनको आप यदि तैयार करोगे, तो थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। है ना। जैसे कैप्सूल से पूछा जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। ठीक है। जिलेटिन की डेफिनेशन पूछी जाती है, सोर्स ऑफ जिलेटिन पूछा जाता है। टैबलेट की यदि मैं बात करूं, तो टाइप्स ऑफ टैबलेट पूछा जाता है। टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछा जाता है, कौन से यूनिट ऑपरेशन है जो टैबलेट बनाने में यूज किए जाते हैं। पाउडर में आपका आईपी में जो पाउडर के ग्रेड्स मेंशन किए गए हैं, फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये तैयारी करने से आपका थ्योरी भी तैयार होगी और एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी। और इस एग्जाम का नाम रखा गया है डीपीईई। इसका नाम क्या रखा गया है? डीपीईई, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, डीपीईई। और ये जो टेस्ट होगा, ये आपका सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके सेंटर्स आपको अलॉट होंगे और आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। और जो भी आपका सेंटर रहेगा, वहां पर आपको ऑनलाइन इस एग्जाम को देना पड़ेगा। ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसका 1 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, और ये सर्टिफिकेट के साथ जब आप अप्लाई करोगे, तो आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। और जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले एमपी में होगा, जो एमपी से फार्मेसी कर रहे हैं। है ना। हो सकता है कि आप किसी दूसरी स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो आप, है ना, या आप गुजरात से हो, या यूपी से हो, किसी भी स्टेट से हो। लेकिन आप यदि एमपी के किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से फार्मेसी कर रहे हो, तो आपका एमपी में ही रजिस्ट्रेशन होगा। और उस रजिस्ट्रेशन को फिर आप ट्रांसफर करा सकते हो अपनी स्टेट में। उसके बाद में आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और अपने लाइसेंस को यूज कर सकते हो। तो इसके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी होगा। और जिन्होंने एडमिशन 2022 में लिया है ना, उन्हीं बैचेस पे एग्जिट एग्जाम लागू होगा। इससे पहले जिन्होंने किया है, उन पे एग्जिट एग्जाम इम्पोज नहीं किया जाएगा। आप लोग का एडमिशन अभी 2023-24 के बैच के हो आप, है ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आपका अभी 25 में होगा। लेकिन आपको भी इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसमें यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, तो यही बेसिक क्वेश्चंस थे, तो ये लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे नोटिफिकेशन डला हुआ है। और अभी 15 अप्रैल को भी एक नोटिफिकेशन आया था, तो वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आरजीपीवी डिप्लोमा इन फार्मेसी की साइट पे आप आपके एग्जाम की इंफॉर्मेशन और आपका स्कॉलरशिप की यदि कोई इंफॉर्मेशन आती है, या आपके एग्जाम की डेट आती है, टाइम टेबल आता है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो हर 2-4 दिन हफ्ते भर में आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी आरजीपीवी की साइट आप लोग खोला करो। ठीक है। आप लोग की यूनिवर्सिटी है RGPV। ये एमपी में कहाँ पर है? भोपाल में है ये। ठीक है। जिन स्टूडेंट ने चैलेंजिंग डाला था उनको पता होगा, भोपाल जाना पड़ता है चैलेंजिंग के फॉर्म यदि फिल करते हो तो। ठीक है। तो आपकी ये यूनिवर्सिटी है, इसकी ऑफिशियल साइट भी है। तो उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके एग्जाम कब है। ठीक है। या आपके सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके लेटर इसी वेबसाइट पे डलते हैं। है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगी। अब आपको एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, और मैच द फॉलोइंग नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। अब आपको केवल क्वेश्चंस में थ्योरी लिखनी है। ठीक है। और आपको अराउंड 8 क्वेश्चंस आएंगे। है ना। और 8 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये थ्योरी एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ। और ये 5 क्वेश्चन आपके, जैसे एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, तो 16 × 5 = 80 मार्क्स। है ना। और ये 80 मार्क्स में से आपके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे? सेशनल के मार्क्स जैसे आपके 19 है, सेशनल के मार्क्स आपके 19 है, तो आपको 80 में से 21 लाना पड़ेगा, तो आपके कितने हो जाएंगे? 40। मतलब आप पास हो जाओगे। तो ये आपका पास होने का तरीका है। 40% आपके पासिंग मार्क्स है। और आपको ग्रेस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बैचलर्स इन फार्मेसी में ग्रेस का प्रावधान रहता है, क्लॉज है, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में नहीं है। और एक चीज और है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने की एज लिमिट भी नहीं है। यदि आप 59 ईयर्स ओल्ड भी हो तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये डिप्लोमा का कोर्स है जिसमें एडमिशन लेने की एज लिमिट भी नहीं है। बाकी बैचलर्स में एज लिमिट है, एमबीबीएस यदि कोई करे, नर्सिंग करे, है ना, इनमें एज लिमिट होती है, लेकिन डिप्लोमा में एज लिमिट नहीं है। तो ये आपका एग्जिट एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर आपको देना है, लेकिन तैयारी अभी से करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी सब्जेक्ट पूछेंगे और सेकंड ईयर का भी पूछेंगे। अभी से यदि आप दोनों की तैयारी साथ में करोगे तो आपका टाइम पे आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं तो आप ये एग्जाम यदि क्रैक नहीं कर पाओगे तो हो सकता है 3-4 साल लेट आपको मिले लाइसेंस। और बिना इस सर्टिफिकेशन के मेडिकल स्टोर खोल ही नहीं सकते, क्योंकि ड्रग लाइसेंस को अलॉट नहीं होगा, लाइसेंस नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है एग्जिट एग्जाम के बारे में आप लोगों को? हाँ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर ये एग्जाम को हम कितनी बार दे सकते हैं? तो इसमें आपको अभी तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाएंगे। साल में 2 बार होगा। यदि आप पहली बार नहीं निकाल पाते हैं तो फिर फॉर्म भरें, नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे करके आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे रहता है ना कि भाई आपने यदि डिप्लोमा में एडमिशन लिया है और यदि आपने 5 ईयर्स में डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया तो आपको अनफिट करार दिया जाता है और आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है ना। तो वैसे ही ये एग्जाम जो एग्जिट एग्जाम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जितनी चाहे उतनी बार दे सकते हो, लेकिन वही है कि जितना लेट आप इसको पास करोगे उतनी लेट आपको लाइसेंस मिलेगा। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। सर हमारे कहाँ होंगी एमपी सेंटर मिलेगा? क्या? हमारा जैसे हम लोग महाराष्ट्र से, हमारा सेंटर कौन सा मिलेगा? आप लोग को सेंटर एमपी ही मिलेगा। एमपी आना पड़ेगा एमपी एग्जाम देने के लिए। ठीक है। बैतूल, या बैतूल हाँ, या भोपाल होगा प्लीज। भोपाल रहेगा सेंटर। जो मेजर ओ सिटी है जैसे ग्वालियर है, इंदौर है, अच्छा। भोपाल है,
है ना। और या आप यदि फॉर्म भरोगे और वहां पर ऑप्शन आएगा आपकी स्टेट का, तो फिर ठीक है ना। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आपका एमपी से चल रहा है, तो आपको एमपी का ही सेंटर मिलना चाहिए। ठीक है। तो एमपी में इंदौर मिल सकता है, भोपाल मिल सकता है, ग्वालियर मिल सकता है, जबलपुर मिल सकता है ना, जो जहां पर फैसिलिटीज होंगी तो वहीं इसके सेंटर रहेंगे। ठीक है। डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन याद किया आपने? इससे क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। जैसे आपका एलिक्सर है, एलिक्सर क्या होता है? आपको मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लास में। एलिक्सर ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। थ्री टाइप के डोजेस फॉर्म बताए थे आपको, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और गैसेस डोजेस फॉर्म। तो ये एलिक्सर किस में आता है? लिक्विड में आता है ना। और लिक्विड में किस में आता है? ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, मतलब इसमें वाटर भी होता है और अल्कोहल भी होता है। ठीक है। और डोचेस, डोचेस कोई बताएगा? डोचेस क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी कैविटी को रिंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारी बॉडी कैविटी में जैसे ईयर, जो होल्स होते हैं, ईयर ईयर कैविटी है, नेजल कैविटी है ना, इसको वॉश करने के लिए, रिंस करने के लिए, यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए, इसकी वॉशिंग के लिए, है ना। जैसे वेजिनल कैविटी है, ईयर कैविटी, नेजल कैविटी, तो इनमें डोचेस यूज किए जाते हैं। और ये भी आपका किस में आते हैं? डोचेस किस टाइप का डोजेस फॉर्म है ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। और थ्रोट पेंट किस टाइप का है बताओ? आपने डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन याद नहीं किया लगता है। थ्रोट पेंट ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। और सिचेट्स, सिचेट्स किस टाइप का है बताओ? देखो, जो कॉमन डोजेस फॉर्म है टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये तो सबको पता होता है किस टाइप के हैं। तो जो थोड़े से यूनिक टाइप के डोजेस फॉर्म है ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे किस टाइप का डोजेस फॉर्म है वो। जैसे थ्रोट पेंट, आपका सिचेट्स और इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन बहुत पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता ये किस टाइप का डोजेस फॉर्म है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना डोजेस फॉर्म, ये सब पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप ध्यान रखिएगा, है ना। इंसफ्लेशन जो होता है ये भी बॉडी कैविटी में यूज किया जाता है। ठीक है। और ये पाउडर डोजेस फॉर्म है। और जो सिचेट्स है वो भी पाउडर डोजेस फॉर्म है। ठीक है। पाउडर किस में आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो ये पाउडर टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, बॉडी कैविटीज में यूज किए जाते हैं। पाउडर को छिड़क दिया जाता है, स्पिल कर दिया जाता है। एलिक्सर जो होते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है? ये कफ को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। एक्सपेल आउट करना मतलब बाहर निकालना। तो जब भी हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई एंटीजन आता है, तो वहां पर जो एंडोथेलियल सेल में जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग में, वो म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं। और उस म्यूकस की वजह से हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो पाइपलाइन होती है ना, उसकी जो नलियां होती है, यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होने लगता है। तो ये म्यूकस की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाता है। तो इस म्यूकस को लिक्विफाई करके इसको नेजल रूट से या तो ओरल रूट से बाहर निकालना जरूरी होता है। खांसते हैं तो कफिंग होती है ना, कफिंग में हमारा बलगम बाहर आता है, म्यूकस बाहर आता है। तो ये जो म्यूकस होता है ये भी दो टाइप का होता है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो होता है जो हमारे फायदे के लिए बनता है। यहाँ पर यदि कोई ऑर्गेनिज्म आता है, कोई पार्टिकल आता है, डस्ट पार्टिकल आता है, तो वो यहाँ पर चिपक जाएगा। और वो यदि यहाँ चिपक जाएगा तो हमारे लंग्स में अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसीलिए म्यूकस रिलीज होता है। लेकिन ये ज्यादा कब रिलीज होगा? जब इन्फेक्शन हो जाएगा। ज्यादा कब रिलीज होगा? जब कोई एलार्जन या कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाएगा। यदि हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से इसके अंदर एलार्जेंस आएंगे, है ना। और लंबे समय तक यदि हमारा एक्सपोजर बना रहेगा तो हमें क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। ठीक है। इसमें एयरवे पैसेज में इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस आएगी और स्वेलिंग आएगी। ठीक है। तो ये जो एलिक्सर्स होते हैं ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करते हैं। और
लिंकटसेस, लिंकटस मैंने आपको बताया था ये हमें कफ से रिलीफ देते हैं, है ना। यदि किसी को खांसी आ रही हो तब ये दोनों फॉर्मुलेशन यूज की जाती है। टिंचर क्या होते हैं, आपको मैंने एक्सट्रैक्शन पढ़ाया था। यदि हम किसी वेजिटेबल ड्रग से अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट बना के उसके एक्टिव प्रिंसिपल को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सट्रैक्शन से जो हमें फॉर्मुलेशन मिलता है उसको हम टिंचर कहते हैं, है ना। मदर टिंचर आपने सुना होगा, होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन जो है वो टिंचर के फॉर्म में मार्केट में आती है। को मैंने पेरेंटल पढ़ाया था, तो पेरेंटल दो टाइप के होते हैं, लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं वो आईवी रूट से दिए जाते हैं, इंट्रावेनस, ठीक है। और इनका आइसोटोनिक होना जरूरी है। आइसोटोनिक का मतलब होता है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम इसमें 0.09% NaCl ऐड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये आइसोटोनिक हो जाता है। तो जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल है इनका आइसोटोनिक होना जरूरी है। और ये कहाँ से दिए जाते हैं, इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं, और ये एक पेरेंटल टाइप का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मैंने आपको जब ड्रग कंपैटिबिलिटी पढ़ाई थी तब एक एग्जांपल दिया था टेट्रासाइक्लिन और मिल्क का। तो ये जो है ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है। ये ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ते हैं हम। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, है ना। तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, यदि हमारा कोई फूड हमारे ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी को खत्म कर दे या उसको कम कर दे तो हम उसको थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जिस कारण बीमारी का एक कारण है और उस कारण को यदि हम खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यदि कोई एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। और उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को यदि कोई फूड कम कर दे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी विद फूड। तो इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन और मिल्क। मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम में किलेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ किलेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिससे टेट्रासाइक्लिन का अवशोषण नहीं होगा, और टेट्रासाइक्लिन यदि अवशोषित नहीं होगा तो उसका हमारी बॉडी में एक्शन नहीं आएगा। तो इसको हम थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन है वो नेगेटिव है, तो उसको हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो संयोग है, उनका जो इंटरेक्शन है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ इंटरेक्शन फायदेमंद भी होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आयरन के टैबलेट के साथ विटामिन सी दिया जाता है, कैल्शियम के टैबलेट के साथ विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा देगा, तो कैल्शियम हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, है ना। सिनर्जिक इफेक्ट आपको बताया था, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बताया था, एगोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ ड्रग बताया था। तो ये सब इसी से रिलेटेड है। मैंने आपको मेजरमेंट्स भी बताए थे, है ना। मेट्रोलॉजी क्या होता है, माइक्रोमेरेटिक्स क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब करे और वो कहे कि आपको 1 टेबल स्पून लेना है तो आपको 15 ml वो ड्रग लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो यदि कहता है 1 टीस्पून लेना है तो आपको 5 ml ड्रग कंज्यूम करनी पड़ेगी। और हम पोसोलॉजी में पढ़ते हैं ड्रग डोज के बारे में। ड्रग डोज का जो साइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। वो भी इसमें आगे कहीं आएगा। तो पोसोलॉजी का मतलब होता है डोज, ड्रग डोज साइंस, है ना। हमें बच्चों को कितनी दवाई देनी है, हमें बुजुर्गों को कितनी दवाई देनी है, हमें प्रेग्नेंट वुमेन है उसका डोज क्या रहेगा, और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम नहीं देख सकते, है ना।
तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हमें दवाइयों के पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप अभी बताओगे, मैंने आपको चार्ट बताया था, है ना, उसी से आया है ये क्वेश्चन, कि ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है। और उसमें आपको शुगर कोटेड का नहीं बताया था, है ना। तो शुगर कोटेड ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट होता है। और आपका जो अनकोटेड ड्रग होता है उसका कितना होता है बताओ, अनकोटेड ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम। फोकस के साथ लेक्चर सुन रहे हो या नहीं आप लोग? हम्म, बताओ। अच्छा, इफरवेसेंट टैबलेट का बताओ। चलो, इफरवेसेंट टैबलेट का कितना होता है? 3 मिनट्स, है ना। अच्छा बताओ, फिल्म कोटेड टैबलेट का कितना होता है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट का कितना होता है बताओ इसका। आप लोग लेक्चर नहीं सुन रहे हो क्या ध्यान से? हम्म, अभी बताया था ना, 120 मिनट से आपका 2 आवर्स तक। वो चार्ट में आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, ठीक है। आपका एक, जब हम टैबलेट को स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, है ना, स्किन के अंदर जब हम टैबलेट को इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे ये हमारा स्किन है, स्किन का लेयर, और हमने यदि इसके यहाँ पर नीचे टैबलेट को प्लेस कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है। तो इम्प्लांट्स क्या होता है, ये एक टैबलेट डोजेस फॉर्म ही होता है, लेकिन ये अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है। और ये किस में आता है बेटा, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको हम मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। इसी में आपका क्या आएगा, एक्सटेंडेड रिलीज। इसी में क्या आएगा, सस्टेंडेड रिलीज। इसी में क्या आएगा, डिलेड रिलीज। इसी में क्या आएगा आपका, नैनो पार्टिकल्स। इसी में क्या आएगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी में क्या आएगा, लिपोसोम्स। ये सब आपको बताया था ना मैंने NDDS में। तो इम्प्लांट्स भी क्या है आपका, NDDS में आता है, ठीक है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्सीन का हम स्टेलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर यूज करते हैं? तो वैक्सीन हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो इसको हम 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेलाइज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर यदि हम यूज करेंगे तो हमारे वैक्सीन खराब हो जाएंगे। और वैक्सीन का स्टेलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, है ना। स्टेरिलिटी को मेंटेन रखा जाता है वैक्सीन को बनाते वक्त। पेरेंटल फॉर्मुलेशन को जब हम बनाते हैं, ऑप्थेल्मिक को बनाते हैं, है ना, तो इन फॉर्मुलेशन को जब हम बनाते हैं तो स्टेरिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो इसका, वैक्सीन का जो स्टेलाइजेशन है, स्टेलाइजेशन तो आपको पता ही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या ड्रग को, है ना, हम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स यदि बनाएं तो इस प्रोसेस को हम स्टेलाइजेशन कहते हैं। और वैक्सीन के लिए जो स्टेलाइजेशन का टेम्परेचर है वो कितना यूज होता है, 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। और जब मैंने आपको एनिमल टेस्टिंग के बारे में बताया था, एनिमल टेस्टिंग ऑफ ड्रग क्या होती है, किसी ड्रग को हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज करते हैं। तो जब हम पेरेंटल फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसका जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, तो उसमें मैंने आपको 2 टेस्ट बताए थे। एक होता है लाल टेस्ट और एक होता है शाम टेस्ट, ठीक है। तो शाम टेस्ट में हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, रैबिट, ठीक है। रैबिट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रैबिट की बॉडी पायरोजन के प्रति सेंसिटिव होती है। पायरोजन्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किए जाने वाले टॉक्सिन्स रहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में फीवर कॉज करते हैं, तो उनको हम पायरोजन्स कहते हैं। और पायरोजन टेस्टिंग हम पेरेंट्रल्स की करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम रैबिट को यूज करते हैं, हमारा जो पेरेंट्रल है वो हम रैबिट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और रैबिट की बॉडी का रेक्टल रूट से टेम्परेचर मेजर करते हैं। और यदि उसको फीवर आता है, मतलब हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसमें पायरोजेंस है, और यदि नहीं आता है तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो टेस्ट पास कर लेगा, ठीक है। लोजिंग टैबलेट्स क्या होते हैं,
लोजिंग टैबलेट्स, ये माउथ में डिसॉल्व होके वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, छोटी सी गोली होती है, उसको हम चूस के खाते हैं, इनको हम लोजिंग्स बोलते हैं। गले की खराश की गोलियां आपने कभी चूस के खाई होगी, है ना। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी आते हैं जिन छोटी गोलियों को हम चूस के खाते हैं, जैसे बकल टैबलेट है, सबलिंगुअल टैबलेट है, और आपका लोजिंग टैबलेट्स हैं। इनके साइज काफी छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे टैबलेट आपने जबड़े में दबाई और उसका साइज बड़ा रहेगा तो डिस्कम्फर्ट फील होगा ना, तो डिस्कम्फर्ट से ना हो इसलिए इनके साइज छोटे होते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम टैबलेट का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम उसकी हार्डनेस का पता लगाते हैं। तो टैबलेट की हार्डनेस पता लगाने के लिए हम मॉन्सेंटो मॉन्सेंटो फाइजर और स्ट्रॉन्ग कॉप, ये तीन हम डिवाइस का यूज करते हैं, जिससे हम टैबलेट की हार्डनेस का पता लगाते हैं। ठीक है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले आईपी का रिवीजन करवाया था, इंडियन फार्माकोपिया, है ना। उसके एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन कब आया है। तो लेटेस्ट एडिशन कौन सा है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो 2018 में आया है। अच्छा। ठीक है। और अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि वो किस कलर में आया है, तो ऑरेंज कलर। ठीक है, तो उसका कलर भी पूछ लिया था। तो 2018 में आया है आईपी का लेटेस्ट एडिशन, जो ऑरेंज कलर में है, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट एडिशन कब आया था बताओ? फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1955। 1960। सेकंड कब आया था? थर्ड कब आया था? 1960। फिर उसके बाद कब आया था? है ना, ऐसे करके एडिशन आए हैं। और एक आया था 2014 सात। में, है ना, एक 2007 में भी आया था, और 2010 भी है क्या? 2007, है ना। तो ये सब है, आईपी के एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। आईपी और आईपी के कौन सा एडिशन किसकी चेयरमैनशिप में आया है ना। और ये होता है आपका मेजरमेंट की यूनिट्स, ड्रग का जो मेजरमेंट होता है। ड्रग का मेजरमेंट जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो खैर बहुत इजी है, 1 लीटर में 1000 ml आते हैं, है ना। 1 ग्राम में कितने 1000 mg आते हैं। और आप ड्रग पे देखना स्ट्रेंथ लिखी होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट पे, कैप्सूल पे लिखा रहता है ना, 200 mg। ठीक है, 250 mg, ऐसे ही आप कैप्सूल पे भी देखोगे, है ना। तो ये ड्रग की स्ट्रेंथ होती है और इसको मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। और 1 केजी में कितना पाउंड आता है? 1 केजी में कितने पाउंड आएंगे? 2.2 LB, है ना। तो ये भी आपको यूनिट याद रखना है। और वो टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था। और यदि हम आई ड्रॉप यूज करें तो 1 ड्रॉप में कितने ml आते हैं? 0.06 ml, ये 1 ड्रॉप में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। 1 फ्लूइड ओंस क्या होता है ना, उसके यूनिट्स मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया था, ये पढ़ाया था, आप देखना उस वीडियो को।
टैबलेट के मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स बताए थे, है ना। टैबलेट जब हम बनाते हैं तो उसमें चिपिंग का प्रॉब्लम, डबल इंप्रेशन का प्रॉब्लम, पिकिंग का प्रॉब्लम, मॉटलिंग का प्रॉब्लम आता है। मॉटलिंग मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। पिकिंग के प्रॉब्लम में क्या होगा? हमारा जो पंच होगा उससे हमारा ड्रग का जो कंटेंट है वो चिपक के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारे जो टैबलेट का अपर सरफेस है उस पे छोटे छोटे होल्स बनने लगेंगे। इसी को हम पिकिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, स्टिकिंग का प्रॉब्लम कहाँ आएगा? हमारे डाइज में, डाइज से यदि टैबलेट चिपक जाएगा तो। और डबल इम्पोजिंग के प्रॉब्लम में क्या होगा? हमारे टैबलेट का जो ब्रांड है वो, उसकी प्रॉपर इम्पोजिंग नहीं होगी। और मैंने आपको जब पैकेजिंग मटेरियल पढ़ाया था तो ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताया था। कितने टाइप्स के ग्लास होते हैं? 4 टाइप के ग्लास होते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो कौन सा होता है? ए ग्रेड ग्लास होता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिससे हमारे लेबोरेटरी के ग्लासवेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास, ये सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी का ग्लास होता है जो कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन की पैकेजिंग में यूज किया जाता है ना। और इसमें आपका टाइप 2 ग्लास मैंने बताया था। तो जो ये वाटर अटैक टेस्ट होता है, ये हम किस केस में करते हैं? वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट हम ग्लास के इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, ग्लास की क्वालिटी का पता लगाने के लिए कि हमारे ग्लास की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो टाइप 1 ग्लास, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। और इसकी कंपोजिशन भी मैंने आपको बताई थी। ग्लास किससे बनते हैं? कांच, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बताया था ना मैंने आपको। वो मेजर कंपोनेंट होता है ग्लास की कंपोजिशन में। और ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है, इसके एम्पूल्स बनाए जाते हैं, है ना, और वाइल्स। तो पेरेंटल फॉर्मुलेशन की पैकेजिंग के लिए ग्लास हम लोग यूज करते हैं। पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी, दो साइंस, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम बच्चों के और बुजुर्गों के डोज कैलकुलेट करते हैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से। एक चीज मैंने आपको जब इमल्शन पढ़ाया था तो नहीं बताई थी, बैंक्रॉफ्ट रूल, क्योंकि ये है नहीं आपके सिलेबस में, है ना। ये बैचलर्स में पढ़ाया जाता है लेकिन ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ये जो बैंक्रॉफ्ट रूल है, ये कौन सी फॉर्मुलेशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसको आप यूज याद रखोगे, बैंक्रॉफ्ट। और वाइस न्यूट विटनी इक्वेशन, ये कहाँ यूज होती है? ये आपका जो टैबलेट डोजेस फॉर्म होता है, इसके डिसोल्यूशन रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। और एक होता है आपका स्टोक लॉ। स्टोक लॉ कहाँ यूज होता है? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टोक लॉ यूज करते हैं हम। ठीक है, मतलब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उस पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा और वो जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होंगे। तो उनके जो सेटल डाउन होने का रेट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टोक ने एक इक्वेशन दी थी, स्टोक साइंटिस्ट ने, तो उसी को हम स्टोक लॉ बोलते हैं। तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? सेडिमेंटेशन रेट। तो ये कुछ ऐसे, मतलब थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए कुछ लॉज हैं, है ना। कम से कम 15-20 लॉज हैं, उसकी लिस्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें से एक आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिए हुए हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। तो इसमें डिसोल्यूशन टेस्ट है, फ्राइबिलिटी टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है और वेट वेरिएशन टेस्ट है। प्रिस्क्रिप्शन पे जो RX लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ? यू टेक। प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटर्न ऑर्डर, जो RMP द्वारा लिखा जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। RMP कौन है? जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, वही एलोपैथिक मेडिसिन लिख सकता है। और वो यदि प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें RX भी लिखा होता है। RX का मतलब होता है यू टेक, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है RX के, वो क्या है? उस डिजीज का ट्रीटमेंट है, वो दवाइयां हैं जो उस बीमारी को ठीक करेगी, तो वो RX के नीचे लिखी होती है। और इसमें इसकी वैलिडिटी कैसे प्रूफ होती है? यदि डॉक्टर का इस पर्चे पे साइन है तो ये पर्चा वैलिड माना जाएगा, और डॉक्टर का यदि इस पे साइन नहीं है तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो डॉक्टर का सिग्नेचर जरूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन पर।
और यदि 15-20 दिन बाद फिर से हमें ड्रग्स लेने हैं मेडिकल से, तो डॉक्टर उसको रिनिफ करके देता है, उस पर डेट डाल के सिग्नेचर करता है। उसके बाद ही मेडिकेशन दिया जाता है, क्योंकि जो एच शेड्यूल के ड्रग है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा सकते। ड्रग शेड्यूल्स है आपको नेक्स्ट ईयर में, है ना, उस टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे। पर अभी जो एच शेड्यूल है, एक्स शेड्यूल है, इनके जो ड्रग्स हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जाते हैं। और ओटीसी कैटेगरी के ड्रग्स हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो एग्जाम्स में आपको एग्जाम्पल भी देना है। ओटीसी मेडिसिन के एग्जाम्पल बताओ। ओवर द काउंटर ड्रग्स के एग्जाम्पल बताओ। हम्म। पैरासिटामोल। और माला डी, मालायन। हम्म। ठीक है। मैंने जब आपको टैबलेट के एक्सिपिएंट के बारे में बताया था, तब हम पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, हम टैबलेट की फॉर्मुलेशन में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम स्टीरेट। और जब हम कैप्सूल्स बनाते हैं तो उसमें हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर, जो जिलेटिन की प्लास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। और विस्कोसिटी को इनहांस करने के लिए, थिकनिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ये विस्कोसिटी को इनहांस करता है, जिससे हमारी फॉर्मुलेशन की कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। और कल मैंने आपको इमल्शन का बताया था ग्लोब्यूल साइज, है ना। सस्पेंशन का ग्लोब्यूल साइज क्या होता है? सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि सस्पेंडेड रहते हैं लिक्विड में। तो इसका पार्टिकल साइज क्या होता है? 0.5 to 5 माइक्रोन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब आप देख के नोट्स बना लेंगे, मैं आपसे ये लिंक शेयर करूंगा तो। ठीक है। और सपोजिटरीज क्या होती है? सपोजिटरीज ये बॉडी कैविटीज में यूज की जाती है ना। वेजिनल कैविटी है, यूरेथ्रा है, और पाइल्स के केस में रेक्टल रूट में यूज की जाती है। ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होकर अपने मेडिकामेंट को रिलीज करती है और लोकल एक्शन प्रोवाइड करती है। तो यूरेथ्रल सपोजिटरीज को हम बोगीज भी कहते हैं। ठीक है। ट्रेन की जैसे बोगी होती है ना, वैसे ये भी इस टाइप की होती है। ठीक है। इस टाइप की होती है ये, और बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर दी जाती है, और वहीं से ये मेल्ट होके, डिसॉल्व होके अपना एक्शन देती है। और इसमें हम सपोजिटरी बेस भी यूज करते हैं, कोका बटर, है ना। सपोजिटरी बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इमल्शन का हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? इमल्शन की क्वालिटी कैसे पता लगाएंगे यदि हमने इमल्शन बनाया है तो इसके लिए हम डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट, ये 3 टेस्ट हम करते हैं, जिससे हम इमल्शन का इवैल्यूएशन करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे इमल्शन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसका इवैल्यूएशन जरूर करते हैं, है ना। जैसे हम मेहमान को चाय देने से पहले उसको चख के देखते हैं ना, उसकी क्वालिटी कैसी है। सब्जी हमने बनाई तो हम उसको चख के देख लेते हैं उसमें नमक कम ज्यादा तो नहीं है ना। तो हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं यदि उसमें कोई कमी बीसी है तो, कुछ हद तक, है ना। आपको मैंने अल्कोहल के बारे में बताया था, हम अल्कोहल को एज अ सैनिटाइजर भी यूज करते हैं, हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, है ना। कोविड के टाइम पे हम अल्कोहल यूज करते थे। तो उसमें एक अल्कोहल की एक टाइप होती है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना रहता है? 90%। 90% अल्कोहल का कंसंट्रेशन रहता है, मतलब ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। और जब मैंने आपको ड्रग्स के टाइप पढ़ाए थे, तब आपको बताया था पोटेंट ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जिनका डोज 60 mg से कम होता है, उनको हम पोटेंट ड्रग्स कहते हैं, है ना। ऐसे ड्रग्स जिनका डोज 60 mg से कम होता है। पोटेंट ड्रग क्या होते हैं? जो कम डोज पे अपना एक्शन देते हैं। जैसे आपका एल्प्राजोलम है, 0.25 mg, 0.5 mg। डोज कितना कम है लेकिन एक्शन दे रहे हैं, है ना। जो एंटी पार्किंसन ड्रग्स आते हैं, उसमें भी कुछ ड्रग्स हैं जिनका डोज काफी कम होता है। तो जो ड्रग्स का डोज 60 mg से कम है, वो सब किस में आएंगे? पोटेंट ड्रग्स में आएंगे। और पोटेंट ड्रग्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए।
और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? सिट्राजीन, सिट्राजीन है क्या पोटेंट ड्रग? टडालाफिल, टडालाफिल भी एक ड्रग है ना? टडालाफिल, ये आपका आता है 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और मैक्सिमम 20 mg तक इसका डोज होता है। देखो 60 mg से कम है ना, तो ये पोटेंट ड्रग का एग्जाम्पल हो गया। जो हम कोका बटर यूज करते हैं ना हमारी सप्पोजिटरी में, सप्पोजिटरी आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है, बॉडी कैविटी में यूज होते हैं। तो इसमें जो हम कोका बटर यूज करते हैं ये बेसिकली थियोब्रोमा ऑयल होता है, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। तो इस ऑयल को हम एज अ बेस यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमें फॉर्मुलेशन बनानी है, दवाई बनानी है, तो हमें एक उसमें व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, है ना? जैसे हमें सिरप बनानी होती है तो हम पानी में शक्कर डाल देते हैं तो सिरप बन जाता है, फिर उसमें हम मेडिकेशन ऐड कर देते हैं। पानी में शक्कर डालने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती है, हम प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं उसमें, और उसमें हम एपीआई भी डालते हैं, मेडिकामेंट्स भी डालते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम हमारे फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए हम अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्मुलेशन में कौन से यूनिट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं इसका हमें पता होना चाहिए, किस तरह के हम उसमें एक्सिपिएंट्स डाल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स को ऐड कर रहे हैं। इसी का फुल फॉर्म होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है? ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप में। ठीक है? ये फैक्ट आप याद रखेंगे। कुछ फुल फॉर्म्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीसीआई का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एसपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हर स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल होती है उसको एसपीसी कहते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। है ना? एमपी की कहाँ पर है? एमपी की भोपाल में, 1250 हॉस्पिटल में। ठीक है, वहां पर इसका ऑफिस है। वहीं आप लोग के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है? तो ऐसे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीईसी का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। और ये फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश की गई थी आर एन चोपड़ा साहब की चेयरमैनशिप में। जब भी कोई कमेटी बनती है तो उसका एक चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, उसको उस फील्ड का नॉलेज होता है। फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, ये मैं कई बार आपको बताता हूँ। कौन है बताओ? फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एमएल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ जी। और इन्होंने ही फार्मेसी एजुकेशन के फाउंडर भी है ये। इन्होंने फार्मेसी एजुकेशन की नींव रखी थी, इसलिए आप इनका नाम याद रखोगे, एमएल श्रॉफ। इनको फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया भी कहते हैं, और फाउंडर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया में भी इन्हीं का नाम आएगा। है ना? एक फुल फॉर्म और आता है, FIP, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मेसी। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिससे फार्मासिस्ट अपनी मेंबरशिप लेते हैं, तो भारत भी इसका मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मेसी। तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये संस्था काम करती है। और एक फैक्ट आप और याद रखोगे, पहला फार्मेसी कॉलेज पूरे एशिया में कहाँ आया था? गोवा में स्टेब्लिश हुआ था पहला कॉलेज फार्मेसी का। ठीक है? और बी फार्मा सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था? बी फार्मा जो कोर्स है, बी फार्मा का कोर्स होता है ना, आप डिप्लोमा कर रहे हो, इसी की डिग्री जो है उसको हम बी फार्मा कहते हैं। तो ये सबसे पहले कौन लेके आया था? BHU, कहीं लिखा होगा ये भी, है ना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU लेके आया था। और जो पहली केमिस्ट शॉप है वो 1811 में स्टेब्लिश की गई थी बैथगेट द्वारा। है ना? अब उस टाइम पे हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना? तो
बहुत से हमारे देश पे अटैक हुए, बहुत से दूसरी कंट्रीज ने हमारी कंट्री को रूल किया है ना। 1947 के बाद में हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हम फिर हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। लेकिन उसके पहले क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज वहाँ पार्लियामेंट में कानून बनते थे, लॉ बनते थे, और उसका इम्पोज हमारी कंट्री में होता था। तो ये जो सब क्वेश्चन है, फैक्ट्स है, ये कहाँ से, ये फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री से है ना। हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब ये सब बताया था। लेकिन अभी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सारे जो फैक्ट्स है ये आपको याद रखने हैं। ये आप प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें ये सब पूछे गए हैं, है ना। तो वो आपको एग्जिट एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो इनको आप नोट्स बना के रिवाइज किया करो, तो आप एग्जिट एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, है ना। अभी मैंने आपको पैकेजिंग मटेरियल पढ़ाया था, तो उसमें टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ाया था, तो वहां से एक क्वेश्चन आया है, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट के डायरेक्ट टच में है वो किस टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फर्स्ट टर्शरी। हाँ, उसको हम प्राइमरी। प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे वाइल इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। वाइल के टच में डायरेक्ट रहता है प्रोडक्ट, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, है ना। इसका और एक एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी पैकेजिंग का बेटा, इसका एक एग्जाम्पल है आपका ब्लिस्टर पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैकेजिंग और एरोसोल के कंटेनर। एरोसोल के जो कंटेनर है उसके अंदर एरोसोल्स का मेडिकामेंट भरा होता है ना, गैसेस फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में। तो एरोसोल का जो कंटेनर है, ब्लिस्टर पैकेजिंग मतलब टैबलेट और कैप्सूल की जो पैकेजिंग होती है, वो टैबलेट कैप्सूल अपने प्राइमरी पैकेजिंग के डायरेक्ट टच में रहती है। तो ये सब वाइल हुआ, एम्पुल हुआ, है ना, ब्लिस्टर पैकेजिंग हुआ और एरोसोल्स हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी पैकेजिंग के, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा है ग्लास से, है ना। ग्लास से ये क्वेश्चन आया है कि हाईएस्ट ग्रेड का ग्लास कौन सा होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, टाइप 1 ग्लास जिसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, इस ग्लास से लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, और पेरेंटल फॉर्मुलेशन को इसमें स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसमें लीचिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। और ग्लास कंटेनर हमारा किसी भी शेप एंड साइज में इजिली उसको मोल्ड किया जा सकता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मेडिकामेंट में क्लैरिटी है या नहीं, कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट तो नहीं है। तो हम एम्पूल और वाइल ग्लास ग्लास के बनाते हैं। और यदि हमको जैसे ओरल और टॉपिकल फॉर्मुलेशन को स्टोर करना है, तो फिर हमको हाई ग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाई ग्रेड का जो ग्लास होता है वो एक्सपेंसिव होता है। तो हम इसके लिए टाइप 4 का जो ग्लास होता है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि ग्लास कितने टाइप के होते हैं, बताओ, ग्लास कितने टाइप के होते हैं। फोर। हाँ, 4 टाइप के ग्लास होते हैं, है ना। तो इसमें जो फोर्थ वाला ग्लास होता है, ये आपका जनरल पर्पस ग्लास कहलाता है। तो इसमें हम लोग टॉपिकल फॉर्मुलेशन रखते हैं और ओरल फॉर्मुलेशन। और यदि हमको पेरेंटल रखना है तो टाइप 1 में रखेंगे, और यदि हमको ओरल और टॉपिकल फॉर्मुलेशन रखना है तो वो हम टाइप 4 में रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और है, वल्केनाइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा। जब हम रबर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें हम जो सल्फर ऐड करते हैं, तो रबर में सल्फर ऐड करने की, सल्फर को मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम वल्केनाइजेशन कहते हैं। मतलब इसके थ्रू रबर बनाया जाता है। और रबर हमने कहाँ पढ़ा था बताओ, जब हमने पैकेजिंग मटेरियल पढ़े थे, तो उसमें हमने ग्लास पढ़ा था, मेटल पढ़ा था, रबर पढ़ा था, और प्लास्टिक पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं। तो जो रबर होता है, इसके क्लोजर बनाए जाते हैं। जो हमारा वाइल होता है, उसका जो क्लोजर है वो रबर का बना होता है ना। और कंटेनर में मैंने आपको कोलेप्सिबल ट्यूब भी बताई थी। कोलेप्सिबल ट्यूब को जब हम पीछे से पिचकाएंगे, तो सामने से मेडिकामेंट निकलेगा, है ना। तो उसको हम कोलेप्सिबल ट्यूब बोलते हैं। जाइलिटॉल, मैनिटॉल आपने सुना होगा, मैनिटॉल, है ना। वैसे ही जाइलिटॉल, आप इसको याद रखोगे, स्वीटनिंग एजेंट होता है ना। ये हम एज ए एक्सिपिएंट यूज करते हैं। और ये तो आपको याद हो ही गया होगा, मैं अक्सर बताता हूँ, बेंजोइक एसिड, ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। बहुत सी फॉर्मुलेशन में यूज होता है, फूड इंडस्ट्रीज को काफी यूज करती है। इवन यदि आप, मतलब मिल्क में बहुत थोड़ा सा, हल्का सा, एक बूंद से भी आधी बूंद यदि आप बेंजोइक एसिड डाल दोगे, तो दूध जल्दी खराब नहीं होता है।
क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्व करता है हमारे फूड कंटेंट को। ठीक है, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है ना। और लिमिट कहाँ दी हुई है, परमिसिबल लिमिट आईपी में दी हुई है ना, स्टैंडर्ड्स। यस सर। लिमिट टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, आयरन, आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक के लिए हम कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, गडजेट एपरेटस। और नेजलिंग सिलेंडर में हम आयरन, सल्फेट, क्लोराइड, इनके जो लिमिट टेस्ट है वो हम किस में परफॉर्म करते हैं, नेजलिंग सिलेंडर में। बताया था ना मैंने आपको, नेजलिंग सिलेंडर 50 की मार्किंग रहती है, उसमें 50 ml का रहता है ना। और उसमें एक स्टैंडर्ड रहता है और एक टेस्ट सॉल्यूशन रहता है। तो ये जो लिमिट है ये हमारी आईपी में दी हुई है। ठीक है। एलाइल बेंजोएट नाम का जो केमिकल होता है बेटा, ये आर्टिफिशियली हमें चेरी का फ्लेवर देता है। आपने देखा होगा कई फॉर्मुलेशन में चेरी का फ्लेवर डला होता है ना। तो जो चेरी होती है, चेरी का फ्लेवर हमें एलाइल बेंजोएट नाम के केमिकल सब्सटेंस से मिलता है ना। फ्लेवर भी हम लोग यूज करते हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था साइज रिडक्शन के बारे में, तो मैंने आपको मील्स के बारे में बताया था, है ना। हैमर मील, बॉल मील और फ्लूइड एनर्जी मील। तो उसमें आपकी जो बॉल मील होती है और फ्लूइड एनर्जी मील होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। हैमर मील भी बताया था, हैमर मील का क्या होता है, इम्पैक्ट, है ना। और बॉल मील और फ्लूइड मील का क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। एट्रिशन मतलब क्या होता है, घिसना। किसी चीज को घिसने से भी तो उसका साइज रिडक्शन होगा। इम्पैक्ट मतलब उस पे जब कोई मार पड़ेगी तो उससे भी होगा, है ना। और सबसे ज्यादा बारीक कौन पीसता है बताओ, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इसमें फ्लूड हमको एनर्जी। सस्पेंशन बनाना है तो हम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो पिसाई है बेटा ये बहुत बारीक होती है, एकदम बारीक पीस देती है ये महीन। तो वो जो महीन पार्टिकल है उससे हम सस्पेंशन बना सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सस्पेंशन बनाने के लिए कौन सी मील का यूज करते हैं, तो आप उसमें फट से ने 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप फ्लूइड एनर्जी मील टिक कर सकते हो, है ना। और मील में आपका बॉल मील थ्योरी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और इसका डायग्राम, तो ये आप देख लेना। चलो ये हमारी लास्ट स्लाइड है ना। तो आप लोग आज जो मैंने पढ़ाया है ये सब कल पढ़ के आएंगे, रिवाइज करेंगे और इसके नोट्स आप लोग बना लेंगे। और कल मैं आप लोग से ये सब पूछूंगा फैक्ट्स। ठीक है ना। इसमें जो हमने बहुत सारे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कुछ पूछना है किसी को, नो सर। चलिए कल पढ़ के आइएगा आप, है ना। ओके सर। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू।